दक्षिण लेबनान में इजरायल ने हमला किया है। इजरायल भी लगातार ईरान के सहयोगियों को निपटाने में जुटा हुआ है। दक्षिण लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, 4 जगहों पर एक साथ ड्रोन हमलों से हड़कंप। बिंट जोबिल में ड्रोन हमले में एक कार तबाह हो गई। कार में हिजबुल्लाह कमांडर के होने का दावा किया गया है। शेबा और शाकरा में भी ड्रोन हमलों से दहशत फैल गई। 3 तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं आपको। ये 3 तस्वीरें देखिए, ये तीनों उसी अटैक की हैं। दक्षिण लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, एक कार पर यह हमला हुआ, कार जल गई। उसमें बताया जा रहा है कि उसमें हिजबुल्लाह कमांडर सवार था। बिंट जोबिल में भी ड्रोन हमले में एक कार तबाह हुई है और ये शेबा और शाकरा में ड्रोन हमलों से दहशत फैल गई है। इसी बीच इजरायल में हूती का मिसाइल अटैक, यमन से लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल, आईडीएफ ने मिसाइल इंटरसेप्ट की। ये देखिए, हूती अभी भी इजरायल पर अटैक कर रहा है। हालांकि ये मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली और वहां पर लगे एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स ने, और यमन से जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी इसको इंटरसेप्ट करके आसमान में ही तबाह कर दिया गया। जंग का नया पैटर्न, क्या खामनेई रिटर्न? देखिए, जंग के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर खामनेई दिखे हैं। सीज फायर के बाद खामनेई के रिटर्न ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। इजरायल ईरान के बीच जंग के बाद सुरक्षित बंकर में थे खामनेई, कभी सामने नहीं आ रहे थे जब से जंग हुई, क्योंकि साफ कहा था इजरायल ने कि हम खामनेई को मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए। तेहरान में खामनेई ने धार्मिक कार्यक्रम में आकर बड़ा मैसेज दिया। खामनेई लोगों का अभिवादन करते और जयकारे लगाते देखे गए। 14 जून के बाद 6 जुलाई को जनता के सामने आए ईरान के सर्वोच्च नेता। आइए कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं इसके बाद, और वो बिग वॉल पर कि आखिर क्या है वो यहाँ पर बड़े सवाल। क्या खामनेई परमाणु परीक्षण की हरी झंडी देंगे? क्या खामनेई इजरायल अमेरिका के खिलाफ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्या ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ कोई बड़ा फैसला लेंगे खामनेई? क्या खामनेई चीन रूस के साथ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? जनरल अश्विनी सिवाच, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और प्रोफेसर राजन कुमार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है। जनरल सिवाच, खामनेई रिटर्न्स, क्या मैसेज है इसका? देखो गौरव, 2-3 बातें हैं। एक तो सच्चाई है कि ईरान ने मन बनाया है कि वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा, क्योंकि ये सच्चाई है। पहले तो ये नहीं कह सकते कि क्या उनका जो यूरेनियम एनरिच था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया या वो मूव कर लिया इससे पहले कि जो फोर्दो और नतांज और इस्फरान में हमला हुआ था। मगर जिस प्रकार से अभी सुप्रीम लीडर अयतोल्लाह अल खमेनी अपीयर हुए हैं, हाँ उन्होंने शोक सभा में आए हैं, कोई भी बातचीत तो नहीं की है, मगर 3-4 चीजें बहुत क्लियर हो रही है ईरान के अंदर। एक तो वो नए से नए हथियार खरीद रहा है चीन से, क्योंकि उसने ये देखा था कि जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल और अमेरिका के साथ, उसके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन तो बहुत अच्छे, मगर उसकी एयर पावर कमजोर थी और उसके कारण एयर सुपेरिटी इजराइल की होगी थी ईरान पे। तो ऐसे में अब वो J-20 लेने की कोशिश कर रहा है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-10C, PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, और ऐसा लगता है हथियार और ज्यादा खरीदेगा वो रूस से भी और चीन से ज्यादातर। और मुझे लगता है ये गठबंधन होता जा रहा है। रूस नहीं, गठबंधन हो रहा है, ठीक है, वो गठबंधन तो उसी समय शुरू हो गया था जब ईरान और इजरायल की वॉर शुरू हुई थी। लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं प्रोफेसर राजन कुमार, खामनेई का पब्लिक में इस तरह से आना, वो भी तब जब इजरायल कह रहा हो कि हाँ हमारे टारगेट पर हैं खामनेई और हम उनकी हत्या करना चाहते थे, हम चूक गए, हमसे नहीं हो पाया। क्या खामनेई यहां पर एक साथ कई मैसेज दे रहे हैं? जी बिल्कुल गौरव, बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला तो मैसेज यह है जी, पहला तो मैसेज यह है कि वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान अपने जो प्रोग्राम्स है उसको जारी रखेगा। दूसरा, अगर मैं समय की बात करूं तो आप कल नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप, उनकी मीटिंग होने वाली है व्हाइट हाउस में। तो वहां पे जब उनकी मीटिंग होगी तो यहाँ पे ये भी अपने जो उनकी लोग हैं उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान भी बिल्कुल तैयार है। और तीसरी बात कि ईरान, जैसा कि आपने बताया भी, हिंट भी दिया था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं करेगा। उसके जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो भी वहां पे इंस्पेक्टर्स थे तेहरान में, वो वापस जा चुके हैं, क्योंकि ईरान ने बोल दिया कि अब हम उनके साथ ना तो इस इशू पे, न्यूक्लियर इशू पे कोई भी उस ढंग का एग्रीमेंट जो पहले था उससे हम ड्रॉ करते हैं और हम उसको, हालांकि ईरान ने यह बोला है कि वो एनपीटी का जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसका सिग्नेटरी, और वो बोला है कि उसको वायलेट नहीं करेगा, लेकिन वो इंस्पेक्शन नहीं करने देगा, यह बोल चुका है। तो अब यह मान के चले कि ईरान अपने का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये चलता रहेगा। लेकिन एक और बात है, ईरान
भी इतना कोई सीधा कंट्री नहीं है। ईरान एक बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चला रहा है, वो ओमान और कतर के माध्यम से तो कुछ बातचीत करने की भी कोशिश कर रहा है कि ताकि वहां पे फिर से अटैक नहीं हो। तो ये एक सारे लाइन में आपने बोल दिया प्रोफेसर राजन कुमार कि ईरान भी कोई इतना सीधा कंट्री नहीं है। और एक और बड़ी खबर है, अर्देबिल शहर में उमड़े हजारों लोग, नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। यह ईरान का अर्देबिल शहर है जहां पर खामनेई पहुंचे और वहां पर कैसे हजारों लोग उमड़ पड़े उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। इन तस्वीरों में देखिए। और उधर आशूरा से पहले तबरीज पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, स्थानीय लोगों के साथ मातम मनाया। तो मुहर्रम पर खामनेई का दृश्यम देखिए। बड़ी खबर क्या है, ईरान इजराइल जंग के बाद पहली बार खामनेई सार्वजनिक तौर पर दिखे हैं। यौम आशूरा के समारोह में शामिल हुए खामनेई। जंग के दौरान सुरक्षा के चलते खामनेई अंडरग्राउंड थे। 14 जून के बाद कल 6 जुलाई को जनता के सामने आए। खास बात क्या है, लोगों का अभिवादन किया, भाषण नहीं दिया। पहली बार कोई संदेश नहीं दिया खामनेई ने। बड़ा सवाल, खामनेई की खामोशी के पीछे सच्चाई क्या है? एटमी टेस्ट के लिए खामनेई क्या हरी झंडी देंगे? क्या ईरान परमाणु शक्ति देश खुद को घोषित करेगा? तो देखिए, ये सवाल है कुछ यहां पर कि खामनेई जब सामने आ गए, क्योंकि अक्सर जब भी खामनेई आते हैं मीडिया के सामने या फिर पब्लिक मंच पर जब वो आते हैं तो कोई ना कोई मैसेज देते हैं। कई बार उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बातें की हैं, कई बार उन्होंने वेस्ट कंट्रीज के खिलाफ बातें की हैं, लेकिन उस वक्त जब सबसे ज्यादा तनाव है, जब तनाव चरम पर है, तब खामनेई चुप रह गए। ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान फिर से शुरू कर सकता है कार्यक्रम, ये कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। नई जगह पर फिर से हो सकता है कार्यक्रम, ये ट्रंप ने कहा है। तो खामनेई का सामने आना ये बताता है, कई लोग ये कह रहे हैं कि खामनेई का अपीयरेंस ये बताता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। और उस पर मुहर लगाते हुए ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेगा, जारी रखेगा और उसकी जगह भी बदल सकता है, नई जगह शुरू कर सकता है। ईरानी एटमी कार्यक्रम पर ट्रंप का एक और बड़ा बयान आया। ट्रंप ने कहा ईरान ने एटमी साइट निरीक्षण से किया इंकार। ट्रंप ने कहा ईरान ने संवर्धन कार्यक्रम रोकने से इंकार किया। तो ट्रंप कह रहे हैं कि एटमी साइट का निरीक्षण करने से इंकार कर दिया। यहां पर IAEA के अधिकारियों को तो पहले ही ईरान ने अपने देश से बाहर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि NPT के साथ हो, लेकिन IAEA के साथ सपोर्ट करने के खिलाफ वो दिखते हैं। अब ट्रंप का ये बयान कि ईरान ने एटमी साइट के निरीक्षण से इंकार किया, ये बताता है कि अमेरिका लगातार नजर रखे हुए कि आखिर ईरान क्या कर रहा है। तो ईरान में परमाणु कार्यक्रम फिर हलचल तेज। ट्रंप ने क्या कहा, फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है ईरान। इस बार नई जगह पर परमाणु कार्यक्रम होगा, पुरानी परमाणु साइट पर कार्यक्रम नहीं। ईरान के ज्यादातर पुराने परमाणु अड्डे तबाह हो चुके हैं। फिर से यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है ईरान, यानी परमाणु संवर्धन कर रहा है। ईरान ने एटमी साइट पर निरीक्षण से रोका है। आगे क्या, ईरान पर फिर हमला कर सकता है अमेरिका। B-2 बॉम्बर से फिर ईरान पर हमला मुमकिन है। इसी बीच देखिए, मैं जनरल सी बात आपसे अगर पूछूं कि क्या ट्रंप भी क्या फीलर्स दे रहे हैं क्या कि जब अटैक करना हो तो उसके पहले उनके पास एक जस्टिफिकेशन हो कि हमने दोबारा ईरान पर अटैक क्यों किया? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई गौरव की इजराइल और अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे, क्योंकि एक प्रकार एग्जिस्टेंस थ्रेट है इजराइल के लिए। और अगर ये भी सच्चाई है कि जो ये हमला हुआ था, चाहे वो फोर्दो में या नतांज में, इस्फहान में, पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को अमेरिका बर्बाद नहीं कर पाया है और उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को पौज है 2-3 साल पीछे हो सकती है, 4-5 महीने पीछे हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। और कहीं ना कहीं जो ईरान है इसको शिफ्ट करने में सक्सेसफुल हुआ है इनरिच यूरेनियम, और उसने 60% जो इनरिच कर चुका था। तो मुझे लगता नहीं कि उसको 3-4 महीने से ज्यादा टाइम लगेगा। उसके पास और भी सीक्रेट प्लेसेज हैं जहां वो काम कर रहा था। अब बात आती है कि क्या अमेरिका दोबारा डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा अपने B-2 बॉम्बर लेके GB-57। मुझे लगता है कि अब की बार वो ये सोच रहा है कि किसी तरीके से इजराइल को ये हथियार दिए जाएं और ये नौबत ना आए कि अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना पड़े ईरान के साथ, क्योंकि वो सिचुएशन उसके लिए बेटर है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में यही होगा। नहीं तो क्या ये सीज फायर हुआ, ये सीज फायर के बजाय ये क्या रीअलाइनमेंट, रिकैलिब्रेशन के लिए टाइम मांगा गया, टाइम बाय किया गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गौरव, बहुत यू हिट द नेल ऑन द हेड ये है। और मुझे लगता है दोनों तरफ से बातचीत हो रही। एक ये समझना पड़ेगा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की पूरी कोशिश करेगा, इजराइल अमेरिका उसको बनने नहीं देगा। क्या आगे होगा ये समय बताएगा, मगर एक बात बिल्कुल ठीक,
है कि एक कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चली हुई है, कहीं ना कहीं बातचीत हो के कि कोई ना कोई, क्योंकि जो ईरान की दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला अल खमानी, वो बहुत अनपॉपुलर हो गए थे 12 दिन की लड़ाई से पहले। अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन थी, इकोनॉमी अच्छा नहीं करा, मगर जो 12 दिन की ये लड़ाई के बाद वो और पॉपुलर हो गए। आज पूरा ईरान उनके साथ खड़ा हुआ है। और वो जो आपने बहुत अच्छा बोला था कि वो जो चुप हैं, वो चुप्पी में ही बहुत कुछ बोल गए, और मुझे लगता है यही बोल गए कि ईरान मानने वाला नहीं, ईरान न्यूक्लियर हथियार की तरफ बढ़ेगा। नहीं, लेकिन देखिए न्यूक्लियर हथियार के बीच आगे, न्यूक्लियर हथियार को लेकर तो आगे क्या करता है इस पर तो लगातार अमेरिका भी नजर बनाए हुए है, दुनिया की कई सारी एजेंसीज इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इस बीच एक और जंग शुरू हुई है सर, मुझे लगता है मुझे अपने दर्शकों को वो भी बताना चाहिए। ईरान और इजराइल के बीच एक साइबर वॉर शुरू हुई है। सीज फायर के बाद ये साइबर वॉर तेज हो गई है। ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, इससे पहले भी अटैक होते रहे, लेकिन ये जो जंग हुई ना, उसके बाद ये साइबर वॉर तेज हो गई है दोनों देशों के बीच। साइबर हमलों पर ईरान इंटरनेशनल का दावा, युद्ध विराम के बाद इजराइल पर 450 साइबर हमले हुए हैं, जबकि ईरान के खिलाफ केवल 10 साइबर हमले हुए हैं, ये रिपोर्ट कहती है ईरान इंटरनेशनल की। तो ईरान और इजराइल में साइबर वॉर शुरू। ईरान और इजराइल में सीज फायर के बाद तेज हुई साइबर वॉर। मिसाइल हमलों की जगह साइबर हमलों ने ले ली है। फियर्स ऑफ साइबर के हवाले से ईरान इंटरनेशनल का दावा, युद्ध विराम के बाद इजराइल के खिलाफ करीब 450 साइबर हमले किए गए। इजराइल पर साइबर हमले में कई ईरानी हैकर्स ग्रुप शामिल हैं, यह भी ये रिपोर्ट कहती है। जंग के बाद ईरान के खिलाफ इजराइल के 10 साइबर हमले यहां पर हुए हैं। इजराइल के 10 साइबर हमले ईरान पर हुए, कहां 10, कहां 450। इसी बीच 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है ईरान। 2 परमाणु बमों के बराबर होगी ईरान की नई मिसाइल। 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा ईरान और 2 परमाणु बम के बराबर होगी ईरान की नई मिसाइल। एक साथ कई शहरों को तबाह करने की होगी क्षमता। ईरानी मिसाइल की रेंज में होगा पूरा यूरोप। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर एक इजरायली पत्रकार का दावा। तो ईरानी मिसाइलें ही थी जिन्होंने इजराइल को तबाह करके रख दिया कई जगहों पर। तेल अवीव से लेकर इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया ईरान ने, और उनकी मिसाइल तमाम एयर डिफेंस का एक चक्रवी होने के बावजूद हिट किया। ईरान बनाने जा रहा है 10,000 महाविध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान बहुत जल्द एक बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन शुरू कर देगा। 2 परमाणु बम के बराबर की ताकत वाली मिसाइल बनाने की तैयारी चल रही है। ईरानी मिसाइल प्लांट पर इजरायली पत्रकार रॉन बेन यिशाई का दावा, यूरोप के कई देश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में होंगे। तो ये सवाल है यहां पर प्रोफेसर राजन कुमार, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि सीज फायर हुआ है, क्या इस सीज फायर ने खतरा टाल दिया है या दरअसल इस सीज फायर ने भविष्य का खतरा और बढ़ा दिया है? देखिए, सीज फायर नहीं हुआ है। पहले आप देखें अगर वहाँ पे गौरव, तो सीज फायर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उसके बाद भी ईरान पे हमले हुए थे, उसके बाद हिजबुल्लाह पे हमले हुए हैं, हूती ने फिर इजराइल और तेल अवीव पे हमला किया, तो वो छिटपुट उस ढंग के चल रहे हैं। वहाँ पे जो अभी जो 12 दिन का युद्ध हुआ, उसके बाद जो स्थिति पैदा हो गई है, कोई सीज फायर की स्थिति पैदा नहीं हुई है। वहाँ पे ईरान का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है। आपने देखा कि किस ढंग से खामनेई और उसके जो दूसरे हैं वो बोल्ड हैं कि वो अपने यूरेनियम प्रोग्राम को एंगेज करते रहेंगे। तो क्या हुआ है, वहाँ पे एक टर्म बोला जाता है परपेचुअल वॉर, मतलब हमेशा के लिए, हमेशा के लिए आप युद्ध में उलझ जाते हैं और उससे निकलना मुश्किल है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब इससे कैसे निकले। वो नेतन्याहू जी का इलेक्शन है अक्टूबर में, उससे पहले अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को ये किया। लेकिन जो पेंटागन का रिपोर्ट है वो बोल रहा है कि, पेंटागन का रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, जो CIA का तो और भी एडवर्स रिपोर्टर्स, उस पेंटागन भी बोल रहा है कि 1 से 2 साल तक केवल ईरान का प्रोग्राम को डिले हुआ है, जबकि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान दूसरे जगह जाके और ऑलरेडी वो अपने जो यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम है उसको चला रहा है। और अब जो होगा, अभी जो संभावना है, ईरान एक तो मिसाइल डेवलप आपने बताया कि बहुत ही लॉन्ग रेंज वाला कर रहा है, बहुत ईजिली अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से और चीन से एक्वायर करेगा। और जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्वायर करेगा तो अपने जो तेहरान है या जो एरिया है जहां पे उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। और वो जो
टेक्टिकल वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, वो बहुत ही इजीली बना लेगा, क्योंकि 60% यूरेनियम उसके एनरिच्ड है और 30% जो 90 का लेवल चाहिए वो करना बहुत आसान हो गया। तो मुझे लगता है कि स्थिति वहाँ पे और भी खराब हो गई है। सीज फायर की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है और अमेरिका तब तक नहीं रोक सकता है, अमेरिका और इजराइल, जब तक कि वहाँ यानी पे बस ये चंद दिनों की बात है। अब ये कब दोबारा एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारी भरपूर चल रही है। उधर अमेरिका के कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं, इजराइल हथियार भर भर के, और इधर ईरान भी लगा हुआ है लगातार अपने आप को और मजबूत करने में। इसी बीच जैसा कि अभी हम प्रोफेसर राजन कुमार कह रहे थे, ईरान का संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिकी हमले के बावजूद उसका यूरेनियम सुरक्षित है। हमले से पहले ही ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम हटा लिया। B-2 बॉम्बर से हमले के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है। ये वो B-2 बॉम्बर जिसने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराए, लेकिन यही लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है और उसका परमाणु कार्यक्रम भी थोड़ी देर के लिए रुका है, जो फिर से शुरू हो जाएगा। तो क्या ईरान का संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित है? अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान का संवर्धित यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ। अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम उस साइट से हटा लिया जहां हमला हुआ। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स संवर्धित यूरेनियम को नुकसान पहुंचाने में असफल रहे। परमाणु अड्डे के सेंट्रीफ्यूज बच गए और 60% संवर्धित यूरेनियम के 400 पाउंड गायब हैं। अभी बता रहे थे प्रोफेसर राजन कुमार के 60% पहुंच गए, इसके 400 पाउंड गायब है। अमेरिकी बॉम्ब सेंट्रीफ्यूज कक्ष की गहराई तक घुसने की गारंटी नहीं दे सकते। B-2 बॉम्बर्स के हमले के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। पत्रकार सेमोर हर्ष ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मुहर्रम की 10वीं पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। जंग के दौरान आर्बिटर 5 ड्रोन हमने मार गिराया था, यह ईरान का दावा है। मीडिया के सामने इजराइल के ड्रोन को लेकर आया ईरान। इजराइल का सबसे एडवांस ड्रोन है आर्बिटर 5, जिसके बारे में ईरान ने दावा किया है कि जंग के दौरान उन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया था। और मुहर्रम की 10वीं पर ईरान का एक और दावा, 12 दिन में सिर्फ 25% मिसाइल का इस्तेमाल। ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का भंडार है। यानी ईरान कह रहा है कि 12 दिन में जो उसने मिसाइलें गिराई हैं इजराइल पर, उसमें केवल सिर्फ 25% मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं। बाकी 75% मिसाइलें और भी ज्यादा उसके पास बची हुई हैं, और उसके पास मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है जो वक्त आने पर वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी बीच गाजा में अल कुद्स ब्रिगेड का एक्शन, शुजाइया में इजरायली सेना पर हमला। गाजा में भी वॉर चल रही है अभी भी हमास और इजराइल की सेना आमने सामने है। ये देखिए, अल कुद्स यानी हमास की सेना, उसने इजराइल की सेना पर हमला किया और हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। और ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान आया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, ट्रंप के युद्ध विराम ने नेतन्याहू को बचाया। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ना आते और सीज फायर ना कराते तो शायद नेतन्याहू नहीं बचते। बड़ी चेतावनी दी है उन्होंने ट्रंप के बहाने नेतन्याहू को। और ईरान में IAEA के चीफ की एंट्री पर भी बैन लगा हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, जल्दी से मुझे बताइए, हम जो यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर एक तरफ से बयानबाजी नहीं रुक रही। आपने कहा, आपने भी 60% यूरेनियम की बात की थी, वो रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि अमेरिका ज़्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाया। तो ये अमेरिका को भी मालूम होगा क्या इस कंडीशन में, जो कि ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। मैंने पूछा भी था यहाँ पर जो अमेरिका की विदेश विभाग की प्रवक्ता है उनसे कि क्या अमेरिका फिर से हमला कर सकता है, तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। पर्वत के पीछे कोई सिविल न्यूक्लियर काम नहीं करता। पर्वत के पीछे वो हथियार ही बना रहे थे और अमेरिका ने जो किया वो सही किया। तो क्या दोबारा अमेरिका ऐसा कर सकता है? देखिए, अमेरिका ने जो किया वो सही किया गलत किया उसके पैमाने अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने सही नहीं किया, क्योंकि अमेरिका ने वो जो संधि हुई थी JCPOA ओबामा के समय में, उसमें ईरान पार्टिसिपेट कर रहा था। उसके कारण से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कि आज से 10 साल पहले डेवलप कर सकता था वो डिले हुआ था, वो डेवलप नहीं हो पाया था। तो उसके बावजूद उन्होंने हमला किया। यह भी कहते हुए, पहले तो आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान में बातचीत चल रही थी, ओमन में और कतर में बातचीत चल रही थी
हुई और उसके बाद भी सडनली वो डिसाइड करते हैं। उन्होंने यह भी बोला कि 2-3 हफ्ते तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उस पीस को चांस देंगे, लेकिन उसके बाद उस पर हमला किया। तो मॉरली अमेरिका राइट नहीं है। लेकिन अमेरिका मान लीजिए कि अगर दोबारा अटैक करता है तो पहला तो ईरान अब वैसे जगह पे बॉम्ब बनाएगा जो कि और भी नीचे है, जहां पे उसके बॉम्बर नहीं गिर पाएंगे, पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा यह करेगा कि अपना जो डिफेंस सिस्टम है वो रशिया। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि ईरान उतना भी सीधा देश नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को मॉरल राइट नहीं है। जी जी जी, तो अमेरिका जिस ढंग से पॉलिसी परस्यू कर रहा है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। ईरान को अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसने वो अगर गलत किया है तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो ट्रम्प कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अपने कहने का कोशिश यही कर रहा हूँ कि अमेरिका ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को वहां अचीव करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और अगर वो रिपीट करता है तब भी सक्सेसफुल वहां पे नहीं हो पाएगा। तो आप यह समझें कि ट्रम्प अगर वहां पे अगर उनको सच में करना है कुछ तो उनको रेजिम चेंज करना पड़ेगा, और रेजिम चेंज का मतलब है वहां से ग्राउंड फोर्सेस इजराइल और अमेरिका को भेजना पड़ेगा। और जैसा कि पॉलिसी अमेरिका की, वो ग्राउंड फोर्सेस ईरान में भेजने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन क्या रेजिम चेंज इतना आसान है जनरल सिवाच, वो भी तब जब आप 2000 किलोमीटर दूर बैठे हो? देखो, सच्चाई यह है कि आप रेजिम चेंज नहीं कर सकते, आप रेजिम कोलैप्स कर सकते हो। हाँ। अगर आप अयातुल्लाह अल खमानी को मार देते तो हो सकता था कि अगला कोई भी कमांडर आएगा वो उससे भी ज्यादा रेडिकल होता। तो ये जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे, जब तक आप इजराइल या अमेरिका अंदर नहीं घुसेगा ईरान के, ये नहीं हो सकता। और अमेरिका इजराइल दोनों जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो नहीं चाहते कि रेजिम चेंज हो। इराक में क्या हुआ, लीबिया में क्या हुआ, उन्होंने देख लिया है, ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मगर मैं 3-4 बातें बताने की कोशिश करूंगा। ये सच्चाई है, ईरान अपने न्यूक्लियर हथियार के बनाने की तरफ चलेगा। उसने 60% अपने यूरेनियम को इनरिच कर दिया था। उसको 2-3 महीने का पौज ही मिला है, उसके न्यूक्लियर हथियार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुए। मगर यह भी सच्चाई है, अमेरिका और इजराइल इसको न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देंगे। इजराइल के एग्जिस्टेंस की थ्रेट है, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो ईरान एक न्यूक्लियर हथियार से पूरे इजराइल का खात्मा कर सकता है। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और लगातार आप इस बात को कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो इजराइल का एग्जिस्टेंस थ्रेट हो जाएगा, वहां पर इजराइल के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसी बीच देखिए, ईरान में IAEA चीफ की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। राफेल ग्रॉसी को तेहरान आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ईरान का IAEA चीफ पर बहुत बड़ा आरोप, इजराइल को सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी लीक का आरोप है IAEA पर। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ईरानी संसद अध्यक्ष इब्राहिम अमीर रसौली का यह दावा है कि IAEA ने हमारे परमाणु कार्यक्रम की जानकारी इजराइल तक लीक की। अब क्या है, ईरान में IAEA के चीफ की एंट्री पर बैन तो लग गया है, लेकिन आगे क्या? राफेल ग्रॉसी पर ईरान ने प्रतिबंध लगाया। राफेल ग्रॉसी के तेहरान जाने पर ईरान ने रोक लगाई। IAEA चीफ पर सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी लीक का आरोप है। इजराइल से परमाणु वैज्ञानिकों के नाम और संवेदनशील डेटा शेयर करने का आरोप है। ईरानी संसद अध्यक्ष इब्राहिम अमीर रसौली ने यह दावा किया है। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर वेपन के समर्थन में अब चीन आ गया है। ईरान को परमाणु विकास के अधिकार का सम्मान, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का पेरिस से दावा। ईरान को एटमी विकास का अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं, यह कहा है चीन के विदेश मंत्री ने। और ईरान लगातार कर रहा है बड़ी जंगी तैयारी। चीन से 20 J-20A फाइटर जेट खरीदेगा ईरान। 48 घंटे पहले ही मिली J-10C की पहली खेप। चीन से ईरान ने 40 J-10C फाइटर जेट्स खरीद लिए हैं। तो ईरान जो इजराइल के साथ इस जंग में सबसे कमजोर जहां साबित हुआ, वो हुआ अपनी एयरफोर्स, अपनी एयर पावर के मायने में, और इसीलिए वो उसको भी मजबूत करता हुआ और इसकी मदद कर रहा है चीन। चीन ने J-10C फाइटर जेट दिए हैं ईरान को। सवाल यह है कि क्या होगा इनका इस्तेमाल, कैसे होगा इनका इस्तेमाल, कैसे इनका इस्तेमाल करेगा ईरान? क्या अब इन 40 फाइटर जेट से ईरान इतना ताकतवर हो जाएगा कि इजराइल की जो एयर पावर है उसका वो मुकाबला करने को रेडी हो जाएगा? क्या इतने जल्दी ईरान की एयरफोर्स रेडी हो जाएगी? तो इजराइल को इस बार नहीं छोड़ेगा ईरान, यह कहा जा रहा है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी की धमकी, इजराइल के विनाश की पूरी तैयारी है, यह कहा है मुसावी ने। पिछली बार सीज फायर की वजह से बचा इजराइल, ये कह रहे हैं मुसावी। चीफ ऑफ स्टाफ ने यह भी कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को बचा लिया, यानी वो कुछ भी कर सकते थे नेतन्याहू के साथ। और ईरान की धमकी, नहीं बचेगा इजराइल।
ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मुसावी ने चेतावनी दी, दुश्मन के खिलाफ विनाशकारी योजना तैयार है। इस बार ईरान पर हमला हुआ तो बाकी कसर पूरी करेंगे, दुश्मन देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। योजना का पहला हिस्सा सभी ने 12 दिन में देखा। सीज फायर की वजह से लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। ये डेली ईरान मिलिट्री के हवाले से ये जानकारी आ रही है। तो ईरान में जो हो रहा है इससे ये तय माना जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका और इजरायल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा है और डरने की जगह इजरायल को धमकी दे रहा है। ईरान से IAEA की टीम को निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर ईरान खुली चुनौती दे रहा है। ईरान का ये प्लान गजब है। कोई भी देश दूसरों को डराने के लिए शक्ति प्रदर्शन करता है, बयानबाजी करता है, लेकिन खामनेई गायब होकर अपने दुश्मनों को डरा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति मान रहे हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी झटका लगा है, लेकिन वो एक अलग जगह पर काम फिर से शुरू कर सकते हैं। ईरान ना तो निरीक्षण के लिए सहमत है और ना ही संवर्धन को छोड़ने के लिए। अमेरिका जानता है कि संवर्धन का काम जारी है, लेकिन कहां से ये कोई नहीं जानता। माना जा रहा है कि ईरान अचानक खुद को परमाणु शक्ति देश घोषित कर सकता है और इसके लिए परमाणु टेस्ट होगा। ईरान का हौसला दूसरे शिया देश भी बढ़ा रहे हैं। शियाओं की एकता बढ़ती जा रही है। IAEA से जुड़ी जिस टीम पर ईरान के न्यूक्लियर मिशन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी, उसे देश से बाहर कर दिया गया है। यानी अब कोई इंटरनेशनल एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकती है। ईरान के इस कदम से साफ है कि अब किंतु परंतु जैसे तमाम सवालों का अंत हो चुका है। ये तय है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। IAEA से हटना यूएस को चुनौती है। ईरान अपने इरादे से पीछे नहीं हटा है। सोमवार को ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है। ईरान को लेकर इसी बैठक में फैसला हो सकता है, लेकिन हो सकता है परमाणु परीक्षण एक दिन पहले यानी रविवार को ही हो जाए। मोसाद को ईरान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। अमेरिकी एजेंसी CIA भी सीक्रेट ठिकाने का पता नहीं लगा सकी है। सुरंगों के जाल के बीच ईरान का मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोसाद चीफ ने फिर दावा किया है कि वो ईरान के खतरे को बढ़ने नहीं देंगे और हर जरूरी एक्शन लेंगे, लेकिन ईरान पर इजराइल फिर हमले की हिम्मत करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ईरान युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और एटमी परीक्षण से पहले धमकी ऐसी है जैसे ईरान एटम बम बना चुका है। IRGC ने कहा है हमला हुआ तो ईरान किसी निश्चित दायरे में पलटवार नहीं करेगा। ईरान किसी भी रेड लाइन का पालन नहीं करने वाला। हमला करने वाले अपनी तबाही के जिम्मेदार खुद होंगे। इसका मतलब यही हुआ कि ईरान प्रतिबंधित और बहुत विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल करेगा और ये परमाणु हथियार भी हो सकते हैं। खमेनी के मॉनिटर पर दिखने की खबर से साफ पता चल रहा है कि वो जहां भी हैं वहां से कहीं भी संपर्क साधा जा सकता है। वहां से किसी भी प्रकार का संदेश जा सकता है, लेकिन उस जगह को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि इजराइल का बारूद बेकार गया है।
अमेरिकी बंकर बस्टर बम भी बेकार हुए। B-2 बॉम्बर की इतनी दूर तक उड़ान, इजराइल में मौजूद ये खंडहर नुमा इमारतें, इतना सब कुछ होने के बावजूद सच यही है कि ईरान का परमाणु मिशन नहीं रुका और परीक्षण करके जल्द ईरान अपनी ताकत दिखाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया की नजर है। ईरान को लेकर ट्रंप से बात कर सकते हैं नेतन्याहू। तो नेतन्याहू को ट्रंप की जरूरत क्यों है, आइए अब आपको यह समझाता हूं मैं। सीज फायर के 11 दिन बाद सामने आए हैं खामनेई। ईरान ने एटमी कार्यक्रम रोकने से इंकार किया है। ईरान लगातार इजरायल को चेतावनी दे रहा है। ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा है। चीन से 60 फाइटर जेट खरीद रहा है ईरान। ईरान के हमले में इजरायल को काफी नुकसान हुआ है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिकी मदद की जरूरत है इजरायल को। GBU, और ये मदद क्यों चाहिए, देखिए GBU 57 बंकर बस्टर बॉम्ब से ही फोर्दो की बर्बादी हुई। सिर्फ अमेरिका के पास है ये बंकर बस्टर बॉम्ब। अमेरिकी B-2 बॉम्बर से ही इन बॉम्ब को गिराया गया और उन्हीं से गिराया जा सकता है। बड़ी बात क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सीक्रेट लोकेशन पर चल रहा है। फोर्दो और नातांज प्लांट पर फिर से काम चल रहा है। IAEA के सभी अधिकारी ईरान छोड़कर लौट चुके हैं। तो अब इन सब हालात के बीच नेतन्याहू के लिए अमेरिका की जरूरत और बढ़ गई है। इस बीच मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में ईरान पर बड़ा फैसला संभव। सम्मेलन में चीन और रूस पर नजर है। ब्रिक्स समिट ब्राजील में हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं उसमें शामिल होने के लिए। हालांकि पुतिन और शी दोनों नहीं आ रहे हैं इस मीटिंग में, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके देश के नेता आ रहे हैं। और यहां पर ईरान पर क्या बात होगी ये देखना होगा। क्या ब्रिक्स में ईरान पर बड़ा फैसला होगा? मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच आज से ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान पर बड़ा फैसला हो सकता है। सम्मेलन में चीन और रूस पर नजर है। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जवाब की तैयारी है। ईरान इजरायल युद्ध पर जारी हो सकता है। ब्रिक्स समिट के बाद बयान। ब्रिक्स से क्या ईरान पर हो सकता है, प्रोफेसर राजन कुमार? एक तो पहले इस सवाल पूछने के लिए मैं बहुत ही शुक्रिया, मैं वेट कर रहा था। जी, तो मैं बताऊं कि ब्रिक्स का जो समिट है उसमें सबसे पहले तो यह बताता हूं कि उसमें ईरान भी मेंबर है। तो ईरान के जो लीडर हैं वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। इजिप्ट इत्यादि बहुत सारे मेंबर हैं, UAE, सऊदी अरब इत्यादि भी है। तो 11 टोटल सदस्य हैं। तो वहाँ पे देखिए ब्रिक्स का जो समिट है उसमें वो इजरायली जो अटैक हुआ है उसकी वो भर्त्सना करेंगे, आलोचना करेंगे। मैं ये पहले से बताता हूँ। उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आने वाले हैं और आने की पूरी संभावना है। और भारत ने क्या किया था, भारत ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी उसमें भारत ने इजरायल के अटैक को क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया था, अपने आप को अलग कर लिया था। इसके कारण से वहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाया था। लेकिन अभी जो ब्रिक्स की समिट है वहाँ पे एक तरह से कंसेंसस बना है और ब्रिक्स ने पहले भी स्टेटमेंट इशू किया है, ज्वाइंटली इशू किया है, जिसमें कि इजरायली अटैक को उसने आलोचना की है कि किसी भी सॉवरेन जो कंट्री होता है उस पर इस ढंग से अनप्रोवोक्ड अटैक करना गलत है। और तो वह होगा। और वहाँ पे ईरान के समर्थन में बहुत सारे देश हैं। मैं बता दूं, वहाँ पे चीन उसके साथ है, रूस उसके साथ है, इस्लामिक वहाँ पे कंट्रीज बहुत सारे हैं वो उसके साथ हैं। ब्राज़ील भी इस ढंग का पोजीशन लेगा कि जो कि सिंपैथेटिक होगा। तो ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है चूंकि यहाँ पे जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो पॉलिसी है उसकी आलोचना होती है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स इत्यादि की बात होती है। ट्रंप की जो पॉलिसीज है जो अभी। प्रोफेसर राजन कुमार, मुझे एक इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को देनी है, आप बोलिए। आपके ठीक ऊपर विंडो में हम एक शॉट चला रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स समिट शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति देखिए वहां पर उनका स्वागत करते हुए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिक्स समिट की। तो व्हाट अ टाइमिंग सर, हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं और ब्रिक्स के देखिए शॉट आ चुके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। बोलिए सर। जी नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ब्राजील के जो लीडर हैं वो काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं वहाँ पे। लैटिन अमेरिका में ब्राजील के जो लीडर हैं, लूला की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी, और चूंकि देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स समझिए, ब्रॉडर ग्लोबल पॉलिटिक्स। चाइना के शी जिनपिंग वहाँ पे नहीं जा रहा है, रूस के राष्ट्रपति वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। तो वहाँ पे सेंट्रल स्टेज में कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कौन बन जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री एक तो होस्ट कंट्री होता है और दूसरा गेस्ट जो कंट्री, उसमें सबसे पावरफुल कंट्री अभी भारत है। और इसलिए भारत का जाना वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत मना कर देता तो इस ब्रिक्स समिट का कोई मीनिंग नहीं होता। और ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चूंकि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है इसकी सब लोग आलोचना कर रहे हैं, पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है
तो वैसे में एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क लाना जरूरी है और आपस में जो सहयोग है उसको बढ़ाना जरूरी है। इस कारण से ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, आपने ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझा दी और ब्रिक्स की इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंपॉर्टेंस बता दी। अब क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा सदस्य देश है ब्रिक्स का, और रशिया से जुड़ी कुछ और खबरें हम लेकर आएंगे अपने इस शो में। लेकिन देखिए, इसी बीच गाजा से खबर है। गाजा में इजराइल का नॉन स्टॉप विध्वंसक हमला जारी है। 2 दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रात के वक्त बमबारी में 100 लोगों की मौत हो गई। मदद केंद्रों में हमलों से मारे गए 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जो कि मदद केंद्रों फिलिस्तीनी जो मौजूद थे वहां। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने शेल्टर होम में हमलों का दावा किया और कहा है कि इजराइल अब शेल्टर होम्स पर भी हमले कर रहा है, जहां पर लोग शरण लेकर रह रहे हैं। इसी बीच गाजा से फिलिस्तीनियों को भगाने की साजिश हो रही है। फिलिस्तीनियों को भगाने में अमेरिकी साजिश का दावा। मदद देने के नाम पर लोगों को हटाने का प्लान है। साजिश में शामिल अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म। रूस यूक्रेन जंग की बात करते हैं। रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमलों का खौफ है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में 100 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। येकेतेरिनबर्ग, नोवगोरोड और कैलिनिनग्राद में भी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। रूस के अंदर यूक्रेन के 94 ड्रोन नष्ट करने का दावा है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में 100 उड़ानें रद्द करने का मतलब आप समझते हैं। देखिए कितनी भीड़ है वहां पर, एयरपोर्ट्स पर वहां, क्योंकि इन सब की उड़ानें रद्द हो गई हैं। प्रतिबंधों की वजह से विमानों की उड़ान में भी काफी देरी हो रही है और ये यूक्रेन के ड्रोन हमलों का खतरा है, इसकी आशंका। इसी बीच खार्किव में रूस का भीषण हमले के बाद भारी तबाही। रूस के हमले में भारी नुकसान। हमले के बाद आग की लपटें उठी और कीव में रूस का अटैक। कीव में रूस ने एक और बड़ा अटैक किया है। रूसी हमलों से दहल गई यूक्रेन की राजधानी कीव। शेवशेंको जिले में भारी तबाही हुई है। और कीव पर किंजल मिसाइल से बड़ा हमला हुआ है। कीव के अलावा चेर्निहिव, ज़ाइटोमीर में भी हमला हुआ है। किंजल मिसाइल से लगातार रूस कीव पर हमला कर रहा है। 10,000 किलोमीटर की रफ्तार से किंजल का अटैक। और यूक्रेनी सेना की पोजीशन पर रूस ने हमला किया है। रूसी सेना ने ड्रोन से हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यूक्रेनी सेना अपने उपकरणों की कमी से जूझ रही है। उसके पास सैन्य उपकरण भी नहीं है और इस बीच रूस ताबड़तोड़ अटैक करते हुए। और रूस की सेना ने एक नया EW सिस्टम डेवलप किया है। पार्स सरमत यूनिट की नई तैयारी। मॉड्यूलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाया है। नेपर बैटल ग्रुप के लिए यह बड़ी तैयारी की गई है। जनरल सिवाच, तो इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच जो कुछ रसाकशी चल रही है वो तो हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन यहां ये सेंट पीटर्सबर्ग में 100 उड़ानें रद्द कर देना, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, क्या खतरा दिखता है आपको? क्या हो सकता है यूक्रेन की तरफ से? देखो, ये सच्चाई यूक्रेन ने ये चीज तो करके दिखा दी कि वो 4,000 किलोमीटर अंदर जाके ड्रोन से उसने 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो बर्बाद किए थे रूस के। तो उसके बाद ये तो है सच्चाई कि ड्रोन की मदद से वो कहीं भी हमला कर सकता है और ये डर है रूस को। और इसीलिए ये अभी जिस प्रकार से मॉस्को में भी, स्टेलिनग्राड में भी एयर स्पेस को बंद किया गया है, उड़ानें बंद की हैं, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं खौफ तो है यूक्रेन का। मगर जो ये लड़ाई जो चल रही है इसके अंदर पलड़ा अभी रूस का भारी होता जा रहा है हर रोज। और ये भी समझने की कोशिश करो क्योंकि अब रूस जो है सेंट्रल यूक्रेन के अंदर भी हमले स्टार्ट कर दिए। पहले वो ईस्टर्न यूक्रेन पे कर रहा था, कीव पे जा रहा है, वो उड़ीसा पे जा रहा है, खार्किव पे पहले ही जा रहा था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अब खुल के आने की कोशिश कर रहा है दोबारा यूक्रेन के साथ। उसको पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम देगा, जैसे अभी बात हुई है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है गौरव कि जैसे पहले कुर्स के अंदर नॉर्थ कोरिया के 12,000 ट्रुप्स आए थे, अभी लाओस के भी ट्रुप्स आ रहे हैं। लाओस को भी ट्रुप्स दे रहा है रूस को, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि जो बातचीत हो रही थी पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वो कोई भी रिजल्ट पे नहीं पहुंची है। ऐसा लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है यूक्रेन की अगर मदद नहीं की गई तो फिर पुतिन उसको एक प्रकार जोरों से अंदर जीत की तरफ चलते जाएंगे। और इसको देखते हुए अब पेट्रोल सिस्टम भी दे रहा है अमेरिका उसको, मेरा सवाल और ये है दूसरा कि हथियार भी क्या दे रहा है। 3 साल के बाद अभी भी पुतिन का जो मकसद था वो अचीव हो गया प्रोफेसर राजन कुमार? क्योंकि ट्रंप कह रहे थे हम 24 घंटे में वॉर रुकवा देंगे, और 24 घंटे छोड़िए वो लगातार 5-5 बार बात कर चुके हैं पुतिन से, और फिर आखिरी कॉल के बाद कह रहे हैं मैं बहुत निराश हूं। पुतिन अपना लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रोकेंगे इस वॉर को।
देखिए क्या हुआ है गौरव, इसको समझिए कॉन्टेक्स्ट को, कि चूंकि वहां पे ईरान में उन्होंने जो किया है उससे उनका बहुत ही गलत मैसेज गया है ट्रंप के बारे में। ईरान में वो बातचीत कर रहे थे, उसके बाद बातचीत करने के दरमियान ही उन्होंने हमला शुरू कर दिया और अपने ही बात को उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो उसमें पुतिन जैसा स्मार्ट कैलकुलेटिव जो पॉलिटिशियन है उनको क्या लगा, उनको लगा कि इससे बात करके फायदा नहीं है, इनका बात का भरोसा नहीं है, ये बातचीत भी करेंगे, यूक्रेन को सप्लाई भी कर सकते हैं और अटैक भी कर सकते हैं। तो वैसे में उन्होंने बहुत ही हार्ड पोजीशन है। जो बातचीत अभी टेलीफोन पे हुई थी जिसमें वो अपनी निराशा बता रहे थे ट्रंप, तो उसमें पुतिन ने अपना हार्ड कैलकुलेटेड पोजीशन लिया कि हम तभी सीज फायर पे मानेंगे जब नेटो का मेंबरशिप नहीं मिलेगा, जब विड्रॉ करेगा, वेस्ट कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो रशिया को पता चल गया है कि रशिया अभी पूरी ऑफेंसिव पे है। आज भी और कल भी जो कीव में जैसा हमला हुआ है वो अपनी टेरिटरी को पूरी तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन में। ओडेसा में भी हमला कर रहा है, जो सुमी इत्यादि एरिया, खार्किव इत्यादि को पूरा कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है और उसको लग रहा है कि सीज फायर की संभावना अब खत्म हो गई और ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए आप देखें कि वो आपने जो बताया कि दोनों तरफ से यूक्रेन भी हमला कर रहा है और रूस भी हमला कर रहा है। इस कारण से सारे जो उसके एयरक्राफ्ट इत्यादि हैं वो वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को इत्यादि में वो बंद हो गए। ठीक है, शुक्रिया प्रोफेसर राजन कुमार, शुक्रिया जनरल शिवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी काम की बातें आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन देखिए, क्योंकि पेट्रियट की बात हुई थी, जो जनरल शिवाज कह रहे थे एग्जैक्टली वही खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यूक्रेन को पेट्रियट देंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान ये वादा किया है। ट्रंप ने कहा यूक्रेन को मदद की जरूरत है और रूस क्योंकि भीषण हमले कर रहा है इसलिए हम पेट्रियट देंगे। पेट्रियट एक बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने बनाया है और वो दुनिया के कई देशों में उसने ये दिया। यूरोपियन कंट्रीज के पास भी है, जर्मनी के पास भी है। अब यूक्रेन को भी उन्होंने पहले दिया था, लेकिन रूस ने क्योंकि कुछ पेट्रियट उनके तबाह कर दिए, इसलिए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम पेट्रियट देंगे। तो ज़ेलेंस्की से ट्रंप की बात, पेट्रियट का भरोसा मिला है। अब आप समझिए 3 जुलाई को क्या कहा था, पुतिन से बात हुई, 4 जुलाई को ज़ेलेंस्की से बात हुई ट्रंप की। ट्रंप ने क्या भरोसा दिया, यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है, यूक्रेन को बड़ी मदद चाहिए, पेट्रियट एयर डिफेंस दे सकते हैं ट्रंप, रूसी हमलों से यूक्रेन को बचाएंगे। बड़ी बात, पिछले हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेनी मदद रोक दी थी। रक्षा विभाग ने पेट्रियट मिसाइल की सप्लाई रोकी थी। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइलें रोकने से टेंशन में था यूक्रेन, लेकिन अब ट्रंप ने कह दिया है कि हाँ हम देंगे, पेट्रियट मिसाइलें देंगे। यानी इसका मतलब जो अभी हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। कल वो कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे और अगले दिन कहते हैं कि वो करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ही सरकार ने यूक्रेन को दी जाने वाली मदद पर रोक लगा दी थी। ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत होती है और फिर तुरंत ट्रंप कह देते हैं कि नहीं, अभी रूस बहुत बड़े हमले कर रहा है और हम यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस मिसाइलें देंगे। खैर, देखते हैं कि कहां तक अमेरिका अभी यूक्रेन की मदद कर पाता है। लेकिन अब एक अलग स्टोरी आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। यूरोप पर एटमी रेडिएशन का अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। यह खतरा तब मंडराने लगा जब रूस और यूक्रेन में ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट पर कब्जे की जंग तेज हो गई। रूस परमाणु पावर को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, तो यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त हमला कर प्लांट को रूस के कब्जे से मुक्त करवाना चाहते हैं। विस्फोट की वजह से पावर प्लांट में ब्लैकआउट हो गया है और यही वजह है कि पूरे यूरोप में महाविनाश की आशंका बढ़ गई है। इस वक्त न सिर्फ यूक्रेन पर बल्कि संपूर्ण यूरोप पर विनाश का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ज़ैपोरिजिया की वजह से यूरोप में ऐसी तबाही आ सकती है कि हजारों लाखों जानें जा सकती हैं। यूरोप पर परमाणु रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यूरोप पर परमाणु विनाश का यह खतरा तब मंडराने लगा जब परमाणु पावर प्लांट को लेकर रूस और यूक्रेन में नई जंग छिड़ गई। दरअसल ज़ैपोरिजिया पावर प्लांट अभी रूस के कब्जे में है। रूस इस प्लांट को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। युद्ध विराम के लिए रूस ने जो शर्तें रखी हैं, उसमें एक शर्त यह भी है कि वो ज़ैपोरिजिया प्लांट को नहीं छोड़ेगा।
लेकिन यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब इस प्लांट पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई है। रूस और यूक्रेन दोनों वार पलटवार कर रहे हैं। अब ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट से डराने वाली रिपोर्ट आई है। हमले की वजह से प्लांट को बिजली सप्लाई करने वाली लाइन तबाह हो गई है। इसके बाद से ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट में ब्लैकआउट है। रिएक्टर को कूल रखने के लिए इमरजेंसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि पावर लाइन रूस के हमले की वजह से ध्वस्त हुई। हालांकि इस बारे में रूस ने अब तक कुछ नहीं कहा है। उधर यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि धमाके से पावर लाइन बर्बाद हुई है। इस कारण परमाणु पावर प्लांट को बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है। IAEA की इसी रिपोर्ट से यूरोप टेंशन में है। अगर जल्दी प्लांट की बिजली बहाल नहीं हुई, अगर इमरजेंसी जनरेटर के डीजल खत्म हुए, तो एटमी रिएक्टर की कूलिंग बंद हो जाएगी। कूलिंग बंद हुई तो ऐसा एटमी धमाका होगा जिसकी जद में पूरा यूरोप आ जाएगा। रिएक्टर के बर्बाद होने पर पूरे यूरोप में परमाणु रेडिएशन फैल जाएगा। लाखों जाने जाएंगी। चेरनोबिल से भी बड़ी तबाही हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।